ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यूनिट नंबर 7 ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, सो देखो तो इलास्टिसिटी जो टर्म है वो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਟ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਟ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਦੇਖੋ कि इस टॉपिक ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। डिफॉर्मिंग फोर्स तो एक्चुअली बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स की है जो बॉडी दी कॉन्फ़िगरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ शेप एंड साइज, शेप और साइज दो अलग-अलग टर्म्स है, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो कोई भी फोर्स ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, डिफॉर्मिंग फोर्स। और कॉन्फ़िगरेशन ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, शेप ਤੇ साइज ਨੂੰ चेंज करना। अच्छा हाँ जी बेटा, हाँ जी सर, आपकी रिकॉर्ड हो रहा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ डिफॉर्मिंग फोर्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਐਨੀ ਫੋਰਸ which changes the configuration of body। configuration ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ shape and size। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਸਨ ਪੁੱਤ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, तो स्प्रिंग ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ डिफॉर्मिंग फोर्स ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, दोबारा स्प्रिंग पहले वर्गा हो जाता वा नॉर्मल सिचुएशंस च, है ना। पर दूजे पासे तुसी ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर तुसी एक स्प्रिंग ਨੂੰ पकड़ के डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਤਾ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करती, जे तुसी लिमिट तो ज़्यादा फोर्स लगाई है, लिमिट तो ज़्यादा फोर्स लगाई है, ज़्यादा टाइम भी लगाई है, फिर उस तो बाद जदों तुसी फोर्स हटाओगे तो स्प्रिंग वापस पूरी तरह नाल उदा दा नहीं हो पाता। ये भी सिचुएशन कई बार आ जाती है। तो हुंदा की है बेटा, जेकर बॉडी ते लगाई गई डिफॉर्मिंग फोर्स ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बॉडी वापस पहले वर्गी 100% हो जाए, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिगेन कर ले, फिर ता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और ਉਹਦੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, that is known as elasticity। और अगर बॉडी वापस पहले वर्गी ना हो पाए तो उस प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी ये दोनों टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਡ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।
पर हुण गल सुनियो, हुण इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी ये दो टर्म्स है भी एक प्रॉपर्टी है जिहदे करके बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन रिगेन करती है, एक है जिहदे करके नहीं करती। हुण सानू कई बार लगता भी शायद इलास्टिसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिसिटी घट है, प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, तो हर एक चीज़ की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। हुण फॉर एग्जाम्पल हुण जदों तुसी इस चेयर ते भी बैठे हैं तब तुसी इस चेयर ते डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे, समझ गए। और एक गल होर सुननी है जिहड़ी आपां हुण करन लगे, डिफॉर्मिंग फोर्स बेसिकली ना इन पेयर्स हुंदी है, मतलब सिंगल फोर्स कभी भी डिफॉर्मिंग नहीं होएगी, इन पेयर होएगी। हुण जिद्दां तुसी बैठे हैं ना, इधर देखो, तो डिफॉर्मिंग फोर्स किहड़ी है, तुहाडा भार जिहड़ा वा वो तो लग ही रहा, नाल नीचे उन्ना ही नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा ना, मतलब ये दोनों फोर्सेस जिहड़ियां वा ये इक्वल बट ऑपोजिट है। हुण इंटरेस्टिंग गल सुनियो, ये नोट करना आपां, फिर आपां अगली गल ते आने। तो देखो हुण मान लो आ तुहाडी एक बॉडी है, इस बॉडी ते आ एक फोर्स लग रही है और आ दूसरी फोर्स लग रही है। ये जिहड़ी फोर्स लग रही है ना, तो ਇਹਦੇ ਚ F ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਨਾ ਆਪਾਂ, डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब होनी पेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਸ पेयर ਦੀ ਇੱਕ फोर्स ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डिफॉर्मिंग फोर्स कहना, क्योंकि दूजी भी इक्वल बट ऑपोजिट है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स मोटे तौर पे आइडिया हो गया कि ये हमेशा पेयर च होएगी और उस पेयर च दोनों फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट होणगियां। और अगली गल हुण सुनियो, जे तां आ वालियां पेयर वालियां दो फोर्सेस है तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन की है, सेम है। तो आ जिहड़ियां दो डिफॉर्मिंग फोर्सेस है इको ही है, डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल बट ऑपोजिट। तो ये जिहड़ियां दो डिफॉर्मिंग फोर्सेस है ना, कहन नूं दो है पर हैगी ये इको ही है, बार बार मैं गल कर रहा हूं। तो इहदियां लाइंस ऑफ एक्शंस की है, सेम है। तो इन्हां ने शेप करनी है, सॉरी शेप नूं कुछ नहीं करना, साइज नूं चेंज करना। साइज नूं चेंज करना, पर दूजे पासे देखो बेटा, तो इन्हां ये भी डिफॉर्मिंग फोर्सेस है, ये भी पेयर्स ही है, पर इन्हां ने की करना, इन्हां दा लाइंस ऑफ एक्शन, तो इन्हें शेप नूं चेंज करना है ना। ये ब्रॉडर आइडिया वा जिहड़ा तुहानूं थोड़ा पता होना चाहिए। हुण देखियो पुत्र, आ देखियो, आ बेटा तुहाडे सामने की है, एक स्प्रिंग है। हुण अगर तुसी लिसन को इधर देखो, अगर तुसी इस स्प्रिंग नो एक साइड तो फोर्स लगाने हैं तो क्या यदि शेप या साइज चेंज होएगा? नहीं होएगा। की करना पड़ेगा तुहानू, या फिक्स रखोगे या दूसरे एंड दे भी या दोनों एंड्स तो है ना खिंचोगे, या एक एंड फिक्स है दूसरे नु, वो जिहड़ा एंड फिक्स्ड है उत्थे तुसी एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगा रहे पर उत्थे इंटरनली फोर्स पैदा हो रही है, समझ आई है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स कई बार नजर आती है सिंगल फोर्स, पर वो एक्चुअली की होनी है पेयर्स।
तो ये गल हुण इत्थे रोक रहे हैं। फिर मैं तुहानूं की कहा इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी ये हर मटीरियल दियां दो प्रॉपर्टीज हैं और इन्हां दोनों की ही इंपॉर्टेंस है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है दोनों ही। चाहे असीं इत्थे मेनली इलास्टिसिटी बारे ही डिस्कस करना पर प्लास्टिसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किद्दां देखो हुण जदों तुसीं ड्राइव कर रहे हो ना जो व्हीकल चल रहा एक तो तुसीं बैठे हैं तो तुसीं उस व्हीकल के उपर की कर रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। दूसरा जे आपां उहदे व्हील्स की गल करिए तो व्हील्स के उपर भी की लग रही है डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है। पर हुण तुसीं नोट करो कई बार आपां व्हीकल चला रहे हैं तो किसी चीज़ का खड्डा आ गया उत्थे तुहाडा टायर जाके स्ट्राइक किया उस तो बाद आप जा रहे हैं तो उस तो बाद व्हीकल रोक के उहदा व्हील का शेप देखी वो बिल्कुल सर्कुलर है। तो इसका मतलब की होया कि खड्डे नाल जिहड़ी उत्ते डिफॉर्मिंग फोर्स लगी टकरान दे नाल तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स ने की कीता वा उहदी शेप नूं थोड़ा जिहा चेंज कीता सी पर इलास्टिसिटी करके वो वापस उदां दा ही हो गया तो इस करके उहदी शेप नहीं। पर कई बार इदां हुंदा भी खड्डे च इन्नी ज़्यादा जोर दी वज गया जाके व्हीकल का टायर की होया भी उहदी बड़ा उहदा रिम है वो विंगा हो गया। कई बार हुंदा ना टक्कर तो बाद रिम ही विंगा हो गया। ਇਹਦਾ मतलब भी वो एक लिमिट नूं क्रॉस करन तो बाद वाली फोर्स लगी है जिन्हें कि उहदी शेप नूं परमानेंटली डिफॉर्म करता उत्थे फिर प्लास्टिसिटी का रोल आ गया। हुण जिन्नी भी मशीनरी है ना हुण जिहदा ईवन आ स्टैंड भी है तो ये उत्ते आपां मोबाइल टिकाया होया या इस स्टैंड का अपना वेट भी है वो ये किहड़ी फोर्स का काम कर रहा डिफॉर्मिंग फोर्स। पर ये स्टैंड एज सच क्यों है क्योंकि ये लगन वाली डिफॉर्मिंग फोर्स एक लिमिट तो घट है वो लिमिट भी आपां गल करांगे जिस कारण करके ये इलास्टिसिटी ये शेप नूं परमानेंटली डिफॉर्म होने तो बचा रही है। तो जे कोई हुण शरारत करे की करे भी बंदा ये उपर है ना भार पा दे सारा अपना तो फिर इन्हें की हो जाना डिफॉर्म हो जाना टुट भी सकता डिफॉर्म भी हो सकता। तो वो एक लिमिट तो क्रॉस कर गया। तो मतलब वो एक लाइन है जिस तो बाद प्लास्टिसिटी का रोल शुरू होना जिस तो पहला इलास्टिसिटी का। हुण ज़्यादातर केसिस दे विच जिन्ने भी असी मटीरियल यूज करते हैं डेली लाइफ दे विच तो वो इस तरह तैयार किए जाते हैं कि इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी ही एक्ट करे। ठीक है हुण आपां थोड़ी चाहांगे भी ये जिहड़ी चेयर है इहदे ते कोई नॉर्मल आदमी बैठे तो आप ही बैठ जाए चेयर ही है ना। इस करके इनू डिजाइन करते वक्त इनू तैयार करते वक्त इस गल का ध्यान रखना चाहिए कि एवरेज भी आदमी का कितना वेट होगा 100 किलो 150 किलो तक है ना। पर जे मान लो इतने आके 200 किलो वाला बह जाए फिर ये खत्म। ठीक है क्योंकि वो नॉर्मल सिचुएशन का डिजाइन किया तो इलास्टिसिटी वाला वो कंसैप्ट है। इसी तरह नाल कोई भी मशीनरी है जो मशीन ऑपरेट करवाई जाती है तो मशीन के हर पार्ट पर फोर्स लग रही है। तो अगर उस मशीन के हर कंपोनेंट नू डिजाइन करते वक्त मटीरियल सिलेक्ट करते वक्त इस गल का ख्याल नहीं रखा होया कि वो इलास्टिसिटी रेंज तो ज़्यादा तो नहीं फोर्स लग गई जे लग जानी है फिर तो मशीन के विच डिफॉल्ट पै गया तो वो पार्ट नू रिप्लेस करना पएगा खर्चा आ गया। तो वो फिर इस तरह की डिजाइनिंग की जाती है कि हर पार्ट का शेप की होए मटीरियल केड़ा सिलेक्ट करना ये मैक्सीमम कितनी फोर्स लगनी ये थिकनेस कितनी रखी जाए। तो मतलब ज़्यादातर केसिस च इलास्टिसिटी वाला पोर्शन साडे लिए इंपॉर्टेंट है पर प्लास्टिसिटी भी उन्ना ही इंपॉर्टेंट है। कितना हुण आपां रोटी खाने है ना हुण जिहड़ा आटा वा इनू गुन्निया जाता ਉਹਦਾ पेड़ा बनाया जाता है ना। तो जे मान लो बेलना चलाया है ना रोल किया रोटी नू तो हुण अगर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इत्थे काम कर जाए तो पेड़े नू लैके जो रोल करके असी साइड ते रखिया ही है बेलना तो ड्यू टू इलास्टिसिटी वो वापस पेड़ा बन जाना। समझ गए ना इसका मतलब वो रोटी क्यों बनी रह सकती है प्लास्टिसिटी वाला कंसेप्ट है। तो प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी ये हर इंपॉर्टेंट है पर इत्थे आपां किहदे ते स्ट्रेस देनी है सारी
इलास्टिसिटी। हुण नोट करके लिखो इलास्टिसिटी की है, इट इज इलास्टिसिटी बारे लिखो, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ body by virtue of which it regains its original configuration, by virtue of which it regains its original configuration after the removal of deforming force. After the removal of deforming force. अच्छा हुण बेटा लिखो हुण restoring force, restoring force देखो हुण प्रैक्टिकली स्प्रिंग की गल करते हैं। मान लो तुहाडे कोल एक स्प्रिंग है, तुहानू कहा जांदा इस स्प्रिंग दे ऊपर फोर्स अप्लाई करो, है ना। तुसी उस स्प्रिंग ते फोर्स अप्लाई की, डिफॉर्मिंग फोर्स, स्प्रिंग से कंप्रेस हो गया, तो जदों असी उस डिफॉर्मिंग फोर्स नू हटाया वो वापस पहले वर्गा हो गया। सैकेंड टाइम तुहानू कहा जांदा इस स्प्रिंग दे ऊपर दोबारा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करो, बट पहले नालों थोड़ी ज्यादा। जे मान लो पहला से 1 सी तो हम 2 कर दो, 2 फोर्स लगाई, स्प्रिंग डिफॉर्म हो गया, हटाई वापस पहले वर्गा ही हो गया। तीसरी बार फिर क्या गया, नहीं हुण थोड़ी होर बढ़ाओ फोर्स, 3 कर दो, न्यूटन नहीं मैं वर्ड यूज करता, 3 कर दो, तो तुसी फोर्स बढ़ाती। फिर दोबारा की देखिया, हटाई फिर वापस पहले वर्गा हो गया। इतना कर देगा। हुण मान लो जदों असी मान लो 7 ते पहुंच गए, 7 ते पहुंच के जदों असी फोर्स लगा के हटाई वापस पहले वर्गा हो गया, पर 7 पॉइंट से 1 वाली फोर्स ते लगा के जदों हटाई तो पहले वर्गा पूरा नहीं होया, तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो गई। तो वो ਜਿਹੜਾ 7 है ਸਾਡੇ ਲਈ 7 ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੈ। तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੇ ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, मतलब मैक्सिमम कितनी फोर्स, मैं वर्ड फोर्स लगा रहा हाले वाली जगह ते टर्म आनी है स्ट्रेस। तो इलास्टिक लिमिट हर बॉडी दी एक जुड़ी हुई टर्म है, तो जिथे तक लगाई गई फोर्स लगा के अगर हटा ली जाए तो बॉडी वापस पहले वर्गी हो जाती 100%, पर जो उस तो ज्यादा लगा के हटाई जाए तो बॉडी थोड़ी परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती। तो इलास्टिक लिमिट वर्ड दिमाग च बिठा लेना कि ਉਹਦਾ मीनिंग की है। तो जे तुसी चाहते हैं कि बॉडी च परमानेंट डिफॉर्मेशन ना होए, तो बॉडी ते लगन वाली फोर्स इलास्टिक लिमिट तो कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इवन घट ही रखनी पैनी है ना, काफी घट ही रखते हैं प्रैक्टिकल पर्पस लई, बट लेस दैन इलास्टिक लिमिट। तो ਇਹਦਾ मतलब इलास्टिक लिमिट तो नीचे नीचे बॉडी का बिहेवियर पूरी तरह नाल की हुंदा, इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर जिहदे च बॉडी ने वापस पहले वर्गा हो जाना आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। समझ आ रही है गल। तो हुण रीस्टोरिंग वर्ड मैं इंट्रोड्यूस करना सी। तो एक्चुअली अगर तुसी किसी भी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं
और उस डिफॉर्मिंग फोर्स की जिहड़ी वैल्यू है वो विदिन इलास्टिक लिमिट है, लिमिट तो अंदर अंदर है। तां की होएगा, फोर्स लगांदे सार ही ना बॉडी दे अंदर ड्यू टू इलास्टिसिटी एक अपोजिंग फोर्स पैदा होएगी जिहड़ी नहीं चाहेगी कि डिफॉर्मिंग फोर्स ओदी शेप नू चेंज करे और चेंज करे। ठीक है, तो मतलब ड्यू टू इलास्टिसिटी जिद्दां ही असी बॉडी दी शेप नू साइज नू कॉन्फ़िगरेशन नू चेंज करते हैं तो उस बॉडी दे अंदर ऑटोमेटिकली की हो जाती है, रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है। और उस रीस्टोरिंग फोर्स ने अपना मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन डिफॉर्मिंग फोर्स दे हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट रखना विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये पूछने नहीं किसी ने तुहानू पेपर च, पर ये पता होएगा तो अगे काम आसान हो जाता। तो रीस्टोरिंग फोर्स है जेडी की लिख लो, रीस्टोरिंग फोर्स की है whenever a body is deformed elastically इलास्टिकली समझ गए ना, विद इन इलास्टिक लिमिट, कॉमा a force comes into play within the body which is always equal but opposite to deforming force and opposite to deforming force. This force helps the body in regaining its original configuration after the removal of deforming force, and this force is called restoring force. Helps the body in regaining its original configuration after the removal of deforming force, and it is called original configuration after the removal of deforming force, and it is called restoring force. तो अच्छा हुण देखियो बेटा इत्थे हुण इत्थे साडे सामने एक टर्म आएगी जेडी की साडे लिए इंटायरली न्यू वन है। वैसे आपां यूनिट 1 च क्रैमिंग कीती सीगी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस नू कितना डिफाइन करदे आ बेटा कि तुहानू पता लग जाना चाहिए कि अगर तुहाडे सामने कोई भी बॉडी इलास्टिकली डिफॉर्म्ड है तो उस बॉडी दे अंदर जेडी रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई है पर यूनिट एरिया उन्होंने असी की कहने आ स्ट्रेस। मतलब जेडी रीस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया उन्होंने असी की कहना स्ट्रेस कहना वा। तो गल सुनियो पुत्र, और क्योंकि थानू मैं इस लाइन च लिखा चुका हां कि रीस्टोरिंग फोर्स ते डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड की है इक्वल बट ऑपोजिट, इस करके जेडी स्ट्रेस है ਉਹਦੀ वैल्यू ਅਸੀਂ डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड ते रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही है ना। तो हुण इत्थे ध्यान दियो कि जिद्दां मान लो देखो आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ है एक से रॉड है। हुण आपां की कीता इस रॉड का आ वाला एंड तो फिक्स्ड है तो असी ये फ्री एंड नू दे ऊपर फोर्स लगाती तो ਇਹਦੀ लेंथ की कर
मतलब ये स्ट्रिंग की हो गई डिफॉर्म हो गई। तो हुण बेटा ਇਹਦੇ अंदर की पैदा होएगी किधर ਨੂੰ ਇਹਦੇ इक्वल बट ऑपोजिट होएगी। अच्छा हुण ये ਜਿਹੜੀ ਆ वाला ये ਜਿਹੜੀ फोर्स लग रही है ना ये इस सरफेस पे लग रही है क्रॉस सेक्शन पे। तो इस करके अगर इस क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है तो स्ट्रेस की होएगी F by E फोर्स पर यूनिट एरिया है ना। अच्छा हुण एक गल होर सुनियो पुत्र जेडी स्ट्रेस है ध्यान दियो देखियो जेडी इत्थे डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है गिवन बॉडी दे ऊपर दा मतलब सरफेस दे। तो आ वाली डिफॉर्मिंग फोर्स इस सरफेस दे परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है परपेंडिकुलर है नॉर्मल है। तो आ वाली जेडी डिफॉर्मिंग फोर्स है जेडी की गिवन सरफेस दे परपेंडिकुलर है नॉर्मल है तो ओदे करके पैदा हुई स्ट्रेस नु बेटा ਅਸੀਂ बोलना नॉर्मल स्ट्रेस। केड़ी स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब भी समझ जाना कि नॉर्मल स्ट्रेस ने साइज नु चेंज करना लेंथ बढ़ाती ना इथे। अच्छा हुण आ देखियो पुत्र पहला इधर देख लो ए तुसी मैं काफी पढ़ी आ देखो ये थोड़ी जी थिन है ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा समझ जाना तुसी गल नु इधर देखियो पुत्र मुझे ना कापी है ठीक है। तो ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਮੋਟੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਵੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। तो ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ तो आ ਜਿਹੜਾ एज है दिस एज ये इस तरफ परपेंडिकुलर है ना इधर ही है। तो इस कॉपी नु या बुक नु तुसी पता की करना टेबल ते रख देना। टेबल ते रखने तो बाद पता की करना ਜਿਹੜਾ ਆ वाला एज है ये देखियो ये यूजुअली की होएगा परपेंडिकुलर इदा होएगा। हुण पता की करना तुसी टेबल ते इस बुक नु रख के मोटी थोड़ी जी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਦਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ मतलब बुक नु टेबल ते रख के ना मोटी जी नु ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਫੋਰਸ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਏਗੀ होगा ना मतलब आ ਜਿਹੜਾ एज है ये इदा थोड़ा जा घूम जाएगा ना एंगल। तो हम ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਈ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੋਰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਜਨਰਲ ਵਰਡ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਠੀਕ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ टेंजेंशियल स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस ने बुक दी शेप नु चेंज करना साइज नु नहीं जेडी नॉर्मल स्ट्रेस है उन्हें साइज चेंज करना जेडी टेंजेंशियल स्ट्रेस है उन्हें शेप नु चेंज करना। तो आ वाला केस है ना इदा फोर्स लगाई और फोर्स लगाने नाल की होना कि जेड़ा अपर सरफेस है इन्हें थोड़ा जा आगे नु शिफ्ट हो जाए। समझ आ रही गल भव्या महक
थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है ना टर्म्स नाल। फिर बेटा दोबारा देखियो, लिसन। तो स्ट्रेस का मीनिंग की है थानू पता लगा, पर यूनिट एरिया। ਤੇ ਜੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਤੇ ਜੇ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ तो अगर बॉडी की शेप चेंज हुई है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। और अगर ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ, तो ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, मतलब उस केस च शेप भी चेंज हो रही है ਤੇ साइज भी चेंज हो रहा है ना, इतना समझना। फिर बेटा नॉर्मल स्ट्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, लेंथ नु तो साइज इंक्रीज ही होएगा ना। तो हुन अगर मान लो इधर देखियो, हुन मान लो आ ਤੁਹਾਡੇ सामने एक बुक है, बुक कह लो जो मर्जी कह लो, ब्लॉक है, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਬਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾइज ਨੂੰ डिक्रीज दबाएगी ना, डिक्रीज करेगी। तो आ भी नॉर्मल फोर्स है, आ भी नॉर्मल स्ट्रेस है, तो आ भी नॉर्मल स्ट्रेस है, पर आ वाली जेडी है ये साइज बता रही है, तो इनू ਅਸੀਂ बेटा कह देते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, और ये जेड़ा वा ये कंप्रेस कर रही है, इनू कह देते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो आइडिया पता लग रहा है। हाँ कर लो बेटा, टाइम हो गया है ना।